हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू थिंकर्स कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए सीयूईटी की महा मैराथन लेकर आया हूँ, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच। यानी क्लोज इकोनॉमी का मतलब है, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी को दो तरह से बताया गया है। जिसमें हम बात करते हैं, इकोनॉमी को दो तरह से बताया गया है। एक तो ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी का मतलब है वो इकोनॉमी जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज्ड है, और क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब जिसमें कहीं भी इंटरनेशनल बिजनेस पे कोई रिलेशन नहीं है। सो क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच, जहाँ पर नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। यानी यहाँ पर ना तो इम्पोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, इसी को हम कह सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन सी ब्रांच जो है वो इकोनॉमिक्स की डील करती है रिसोर्सेज के एलोकेशन में। तो रिसोर्सेज के एलोकेशन में अगर हम बात करें, हमारी इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब है जहाँ पर हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब जहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, हाउस होल्ड इंडिविजुअल फॉर्म हो सकती है। और मैक्रो का मतलब होता है हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। सिंपल सी बात है, होल इकोनॉमी मतलब यहाँ फ्री इकोनॉमी की स्टडी हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बताएं, हम इसकी कौन सी ब्रांच ऐसी है जो रिसोर्स के प्रोडक्शन की बात करती है। वो अगर आप बात करें तो ऑप्शन ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम दो भी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डील करते हैं। फिर आ जाता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अब आपने पढ़ा ही होगा, एक पॉलिसी आती थी एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो लिबरलाइजेशन आपने पढ़ा है एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी का मतलब है लिबरल होना, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होने की, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए आता है ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर हम अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं। अब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब जहाँ पर इकोनॉमी को प्राइवेटाइज कर दिया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब जहाँ इकोनॉमी को लिबरल कर दिया गया, जहाँ पर हमारे जो भी रूल पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव कर दिए गए। इसके बाद हमारे सामने एक फोर्थ क्वेश्चन आता है, डैश इज अ मार्केट वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर एंडाउमेंट्स विद ईच अदर। ये वो कौन सा मार्केट है जहाँ पर जो भी हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो फ्रीली एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। एक यहाँ पर अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला इकोनॉमी दिया है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम सेंट्रलाइज कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलाइज का मतलब सिंपल सी बात है, वो इकोनॉमी जहाँ पर एक तरह से देखा जाता है सारे रिसोर्सेज प्राइवेट हाथों में होते हैं, प्रॉफिट मोटिव से काम किया जाता है और वहाँ पर कोई गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस नहीं होती है। इसके बाद आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो कि यहाँ पर सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। कहीं ना कहीं एक प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो रिसोर्सेज को क्या और कैसे डिसाइड करना है, वो यूज़ करना है, वो तय करती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जहाँ एक दूसरे के साथ फ्रीली एक्सचेंज किया जा रहा है, तो वो इकोनॉमी हमारी जो है वो मार्केट इकोनॉमी है, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आता है, डैश डिपिक्ट्स व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। क्या होता है एक्चुअली जो बात करते हैं। तो इसमें देखो, अगर हम बात करते हैं डिमांड की बात करते हैं तो एक एक्स एंटे होती है, एक एक्स पोस्ट होती है। एंटे का मतलब क्या होता है कि जो प्लान्ड, जिसको हम कहते हैं प्लान्ड, या फिर हम इसको कह सकते हैं डिजायर्ड। और एक्स पोस्ट का मतलब यहाँ पर हमारा जो है वो एक्चुअल से है। हमारा आंसर ये है व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी एक्स पोस्ट। इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो भी हमारा सेकंड फेज है ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें हम बात करते हैं कि सेकंड फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन कम फ्रॉम, कब से शुरू हुआ है एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन में, मिड 1960 से मिड 1970। पहली बात को आपकी बात करते हैं हम, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके अंदर, इसको हम हिंदी में हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमने कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी उनके डेवलपमेंट की बात करी। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो ये वीट के लिए आया था,
और इसमें वीट के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह का रिवोल्यूशन लाया गया था। लेकिन इसका फ़ायदा जो है कुछ ही स्टेट्स को मिला था, कुछ स्टेट्स में ही इनका बेनिफिट मिल पाया। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें अगर आप देखें तो पहला ए है मिड 1960 टू मिड 70, नहीं गलत है, ये मिड 70 टू मिड 80 की बात करते हैं, तो ये राइट आंसर है हमारा, यानी ये मिड 70 से लेकर मिड 1980 से बीच में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7th, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस तो आप जानते होंगे कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस यानी किस टेक्निक का यूज करना है, जिसे हम कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस इज कंसर्न विद। मैंने अभी बताया आपको हाउ टू प्रोड्यूस, ये हमारी एक तरह से देखा जाए सेंट्रल प्रॉब्लम थी। आपको पता होगा आपने सेंट्रल प्रॉब्लम में था व्हाट टू प्रोड्यूस, पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाएं, फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं, और एक तीसरी थी फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं। तो प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस क्या कहती है, यानी हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है। तो अगर हम टेक्निक की बात करें तो हमारे पास दो टेक्निक है, एक आती है कैपिटल इंटेंसिव और एक आती है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जहाँ मशीनों का यूज ज़्यादा दिया जाता है, जहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है वो मशीन से किया जा रहा है, और लेबर इंटेंसिव का मतलब जहाँ पर आप काम करते हो वो लेबर यूज ज़्यादा करते हो। तो यहाँ पर आप जो उसका मतलब निकलता है हाउ टू यूज की प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज से रिलेटेड है, या मोर प्रोडक्शन हो कम कॉस्ट में हो, या चॉइस ऑफ टेक्निक। तो मैंने अभी आपको बताया ये तरह से टेक्निक और प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर टेक्निक और प्रोडक्शन तो है, लेकिन ये टेक्निक हम क्यों चूज करते हैं, ये प्रोडक्शन ज़्यादा हो कॉस्ट कम से कम हो, और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। तो ये कंसर्न विद अगर हम बात करते हैं तो ऑल ऑफ द अबव, यानी इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए सही है। फिर आता है आपका 8th क्वेश्चन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो थी वो कब शुरू की गई थी। तो अब आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, 1948 में, 1938 में, 1958 में और 1942 में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1958, यानी जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन थी वो 1958 में शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किससे रिलेटेड एक करेक्ट स्टेटमेंट है टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में। अब आपको याद हो अगर तो मॉडल होते थे तीन, एक तो होता था टू सेक्टर, एक होता था थ्री सेक्टर और एक था फोर सेक्टर। अब सेक्टर से मतलब क्या था, अगर हम टू सेक्टर की बात करें तो इसमें हाउस होल्ड आता है और फर्म आती है, यानी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो इंटरेक्शन है। अगर हम थ्री सेक्टर में बात करें तो इसमें आप जो दो गवर्नमेंट सेक्टर को हो, और अगर हम फोर सेक्टर की बात करें तो इसमें ROW आ जाता है। ROW आपको शायद पता होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आउटवर्ल्ड फर्म गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको फोर सेक्टर मॉडल कहते हैं। और यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म से रिसीव करता है, नहीं हाउस होल्ड तो फैक्टर सर्विसेज फर्म को देता है। हाउस होल्ड इन्वेस्ट वाइल फर्म सेव, हाउस होल्ड सेव करता है जबकि फर्म को इन्वेस्ट होता है फर्म में। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। हाउस होल्ड सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज टू गवर्नमेंट। अब अगर हम इसमें बात करें तो टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है तो गवर्नमेंट सेक्टर तो आएगा नहीं इसके अंदर। तो आपका आंसर जो राइट बनता है वो है सी, यानी कि फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सी। इस तरह से ये हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला हम 10वां क्वेश्चन बात करते हैं, आपके पास आपके सामने है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होती है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है इसी की बात करते हैं। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का मतलब है रियल इंटरेस्ट रेट इनटू इन्फ्लेशन रेट, या रियल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, या रियल इंटरेस्ट रेट ऑब्लिक या अपॉन इन्फ्लेशन रेट। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर इसमें जो राइट आंसर है वो डी है, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अगला क्वेश्चन 11th है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व इज एट 1 एट एवरी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। तो इस कर्व को क्या कहते हैं। इलास्टिसिटी आपको याद होगा, इलास्टिसिटी का मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट की वजह से, मे बी प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है, कस्टमर की इनकम हो सकती है, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस हो सकता है, किसी भी कारण से अगर हमारी डिमांड में जितना डिग्री जितना परसेंट या प्रोपोर्शन चेंज आता है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मे बी प्राइस की वजह से आता है,
तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर इनकम की वजह से आता है तो इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर अदर गुड्स रिलेटेड गुड्स की वजह से आता है तो उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। अब इसमें आपके सामने क्वेश्चन है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व इज 1 एट एवरी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं? तो इस कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपोबोला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 है और 1 का मतलब होता है यूनिटरी। तो जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व 1 है यानी यूनिटरी है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा आपने पढ़ा हो, तो उसका क्लासिफिकेशन 5 दिए हैं। पहला दिया हुआ है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके बाद दूसरा बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। चौथा बात करते हैं अगर हम तो इलास्टिक, और फिफ्थ हम कह सकते हैं इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है? पूरी तरह से फिक्स्ड है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड कांस्टेंट है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब स्लाइटली सा चेंज होने से डिमांड में किसी भी लिमिट तक चेंज आ सकता है। यूनिटरी इलास्टिक मतलब जिस प्रोपोर्शन में प्राइस में चेंज आया, सेम प्रोपोर्शन में डिमांड में भी चेंज आया, तो इसको हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व के नाम से भी जानते हैं। अगला 12th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, फेस्टिव सीजन में करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? अब फेस्टिव सीजन तो आप जानते हैं, कोई भी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, उस समय हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो उस समय अगर हम बात करें करेंसी डिपॉजिट रेशियो हमारा जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर है इसका इंक्रीज। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन क्या है? इफ देयर इज नो गवर्नमेंट, अगर कहीं गवर्नमेंट नहीं है, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की बात नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में नो फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट भी नहीं है, फॉरेन ट्रेड भी नहीं है, देन जी इक्वल टू टी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू हमारा सपोज टैक्स हो गया, एम फॉर इम्पोर्ट है इक्वल टू एक्स फॉर एक्सपोर्ट है, इज ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 1 होगा। तो अगर गवर्नमेंट भी नहीं है और फॉरेन ट्रेड भी नहीं है, तो ऐसे केस में जी इक्वल टू टी इक्वल टू एम इक्वल टू एक्स और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये मैं जरा पेन सेलेक्ट करता हूं, इक्वल टू 0 होगा ये। इफ सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स इज अज्यूम टू बी इनफाइनाइट इलास्टिक, अभी हम बात करते हैं सप्लाई की। फाइनल गुड्स क्या है, पहली बात करते हैं। गुड्स को क्लासिफाई किया दो तरह से यहाँ पर, एक तो फाइनल गुड्स आपने नेशनल इनकम में पढ़े होंगे, दूसरे आपने पढ़े होंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या गुड्स होते हैं? जिसको हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं या इनपुट कह सकते हैं। ये वो गुड्स हैं जिनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जो अभी स्टेज ऑफ फाइनल प्रोडक्शन पर नहीं आए, बट फाइनल गुड जो है वो फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे है, जिसको कि कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए यूज करता है और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करता है। तो गुड्स जो प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करे और कंज्यूमर ने फाइनल गुड्स कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर स्टेप बनता है, इस सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स इज अज्यूम टू बी इनफाइनाइटली इलास्टिक। इनफाइनाइटली इलास्टिक का मतलब परफेक्टली इलास्टिक है एट कांस्टेंट प्राइस। प्राइस हमारा कांस्टेंट है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमाइंड सोनली बाय द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसको हम कौन सा प्रिंसिपल कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे या हम इसको एग्रीगेट डिमांड कहेंगे या इफेक्टिव डिमांड? तो राइट आंसर इसका जो ऑप्शन है वो इफेक्टिव डिमांड है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना तय कर सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, यहाँ पर एक प्लानिंग अथॉरिटी है जो तय करती है रिसोर्सेज को कहाँ पर कैसे यूटिलाइज करना है, और वो ये तय करती है रिसोर्सेज किसके लिए क्या बनाया जाएगा। वहाँ पर मेनली फोकस हम जो करते हैं वो रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइजेशन कि पूरी इकोनॉमी की वेलफेयर की बात होती है, ये इकोनॉमी की नीड्स को पूरा करने के लिए। ये क्वेश्चन है, इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज के लिए, सिटीजन्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए या जुडिशरी के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में जो पहला प्लान होता है वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन तय करता है? तो गवर्नमेंट प्लान ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी।
यहाँ धोबी का अपन करते हैं, वो गवर्नमेंट प्लान्स की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच इकोनॉमी ईच सेंटर स्पेशलाइजेज इन वन इकोनॉमिक सेक्टर। कौन सी इकोनॉमी में हर ईच सेंटर जो है वो स्पेशलाइज करता है किसी एक सेक्टर में। लोकल इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन है और इंटर रिलेटेड है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारी लोकल इकोनॉमी है जो एक तरह से किसी एक इकोनॉमिक सेक्टर में स्पेशलाइज करता है। अगला आता है हमारा 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था अभी सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस है, हाउ टू प्रोड्यूस है और फॉर हुम टू प्रोड्यूस है। यानी यहाँ पर अगर अलग बात करते हैं तो व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस हमारा जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम तीन ही है, जिसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस मुझे क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस यानी किस टेक्निक का यूज करना है और फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए बनाना है। तो मेरा राइट आंसर जो है वो व्हेन टू प्रोड्यूस है, जो इसमें गलत है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। अगला है हमारा 18th क्वेश्चन, विच इकोनॉमिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी किसने दी थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो थ्योरी थी वो अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट पेन का सिलेक्शन कर लेता हूं मैं जरा। इसकी थ्योरी जो है वो गॉटफ्रेड हेररल ने दी थी। तो ये इकोनॉमिस्ट जो थे इन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया। अब आप जानते होंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी मतलब द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट which has to be sacrificed, which has to be sacrificed, यानी वो ऑल्टरनेट जो कि आज सेक्रीफाइस करते हो, अगला बेस्ट ऑल्टरनेट, उसकी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ गवर्नमेंट फिक्सेस अ प्राइस सीलिंग ऑन अ कमोडिटी। प्राइस सीलिंग का मतलब मैक्सिमम प्राइस तय कर देना कि इस रेट से ज्यादा रेट पर कोई भी नहीं बेचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। ऐसे में क्या घटना घट सकती है अगर गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है। तो इसका जो आंसर है वो राइट, शॉर्टेज ऑफ गुड्स। सरकार ने तय कर दिया इस रेट पर ही बेचना है, इससे ज़्यादा नहीं बेचना, तो सप्लाई का जो है वो प्रॉफिट कम मिलेगा उसको। ऐसे केस में वो गुड्स की स्कर्सिटी क्रिएट कर देगा, तो गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। ना तो वो सरप्लस होगा, ना डिमांड कम होगी, डिमांड तो वही चल रही है, लेकिन गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 20th है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो होता है हमारा एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड है उसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसमें ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या है। ऑटोनोमस का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो तो ऑटोमेटिकली चलती है सिटीजन्स के बीच में एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, वो कहते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। तो हम ये बात करते हैं गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, आधा है, ये हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट ऑफ ऑयल, इंपोर्ट हो गया। एफडीआई यानी फॉरेनर से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। अब एफडीआई तो आप जानते होंगे, इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रखते हैं हमारे किसी प्रोजेक्ट में, हमारे किसी एसेट्स में, उसको एफडीआई कहते हैं। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है आरबीआई, इंटरनेशनल टू स्टेबलाइज अथॉरिटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आरबीआई, इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज प्राइसेस, रुपी। अगला क्वेश्चन है 21st, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी काउंटेड इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जिसको हम अपनी मर्जी से कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से या तो उसको खर्च कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, तो इसको कहा गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पर आपके पास आता है कि इसमें से कौन सी ऐसी है जो हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में काउंट करते हैं। तो अगर हम इसके अंदर मार्क करते हैं तो नेट इंटरेस्ट टू नेशनल डेट। अब नेशनल डेट क्या है, सपोज हमारे हाउस होल्ड ने, कंज्यूमर ने गवर्नमेंट को कुछ डेट दिया था, लोन दिया था, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम वो सारी इनकम देते हैं जो हाउस होल्ड ने किसी भी सोर्स से अर्न करी है, उसी को हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। तो अब आप देखें, नेशनल इनकम में पहली बात तो करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है, और जो भी नॉर्मल रेजिडेंट ने किया हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में किया हो। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी,
तो उसमें आपके सामने पेमेंट टू अ फॉरेन एक्टर परफॉर्मिंग इन इंडिया, रेंट अर्न बाय एन इंडियन फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बाय इंडियन फर्म, रेमिटेंस सेंड बाय एनआरआई। एनआरआई हमारे यहाँ आता है, पैसा कमाता है और अपनी टू हिज फैमिली इन इंडिया पैसा भेजता है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पीपीसी इज कॉन्वेक्स। अब यहाँ दो होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। अगर पीपीसी आपको थोड़ा सा याद हो तो पीपीसी इस तरह से रहता है, ये कॉन्वेक्स है। और अगर कोई इस तरह से होता है तो इसको कॉनकेव कहते हैं। तो यहाँ कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या है? कॉन्वेक्सिटी का मतलब यहाँ पर आता है इंक्रीजिंग एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बढ़ना, या उसका कांस्टेंट रहना, या डिक्रीज होना, या कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होना। तो इसका राइट आंसर है पीपीसी कॉन्वेक्स का कारण है इंक्रीजिंग एमओसी, एमओसी का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे हमारी या तो असेट्स क्रिएट होती है या लायबिलिटी रिड्यूस होती है। असेट क्रिएट होने का मतलब आपने पैसा खर्च किया और आपकी असेट कोई परचेज करी है आपने, या किसी लायबिलिटी को रिड्यूस किया आपने, कोई लायबिलिटी कम कर दी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है? पेंशन का पेमेंट है, या इंटरेस्ट का पेमेंट है, लोन टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो लोन टू पब्लिक सेक्टर यूनिट, जब हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट को लोन दिया तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी असेट्स क्रिएट हो गई, और असेट्स क्रिएट होने का मतलब हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट बजट में हम दिखा सकते हैं। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड क्या चीज सही है? इसके अंदर फिक्स कॉस्ट होती है, ये डिपेंडेंट है वेरिएबल कॉस्ट से, इट इंटरसेक्ट एबीसी एट मिनिमम पॉइंट, इट ऑलवेज इंक्रीज विद आउटपुट। तो अब आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए, फिक्स कॉस्ट का तो मार्जिनल कॉस्ट का साथ कोई रिलेशन होता नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट से इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है इसके साथ। ये एबीसी को मिनिमम पॉइंट पर कट करती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अगर एवरेज कॉस्ट मान लेते हैं फॉल होगी और बढ़ेगी, तो मान के एवरेज फॉल होगी तो मार्जिनल उससे पहले फॉल होगी। जहाँ ये मिनिमम होगी ये भी मिनिमम होगी, जहाँ से राइज करेगी एवरेज कॉस्ट वहां से मार्जिन में ऊपर उससे पहले मिनिमम पर राइज करके चली जाएगी। तो हम ये इसका ऑप्शन सही है। बाकी हम बात आप बताएंगे और आगे अगले टॉपिक में कि आगे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे।